जो वहां दलितों को मारा गया शब्बीरपुर में, और उसके बाद दलितों की गिरफ्तारी होती है और बताया जाता है कि आप राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, रासुका उन पर लगाया जाता है। तो अगर आप सत्ता के लिए खतरा है तो फिर आपके पास कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, और ये पूरा का पूरा सत्ता का खेल है। तो अगर हमको आज़ादी की बात करनी है तो हमको इस सत्ता को बदलने की बात भी करनी है। देखिए, अंबेडकर ने एक बात बोली थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और उन्होंने अपने खासतौर से संविधान आने के बाद एक चीज़ को बहुत एम्फसाइज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए, कि संविधान के हिसाब से संविधान ने नागरिकता को डिफाइन किया है, और संविधान ने किसी धर्म और जाति के आधार पे कभी भेदभाव नहीं किया है। हम भारत के लोग बोल के संविधान शुरू होता है। तो आई थिंक सबसे अच्छा डेफिनेशन हमारा आपका वही बुक होगा जिसने ऑलरेडी हमको डिफाइन करके दे दिया कि हिंदुस्तानी क्या है। लेकिन एक बात हमको समझने की ज़रूरत है कि ये देश जो है वो अलग अलग तरीके से मैं क्या बोलूं कि स्ट्रैटिफाइड है, विभाजित है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो कई बार ये सोचना कि हम हिंदुस्तानी को एक ऐसा हिंदुस्तानी डिफाइन करें बिल्कुल फ्लैट, जो धर्म से परे है, जाति से परे है, वर्ग से परे है, लिंग से परे है, ऐसा होता नहीं। हम उस आइडियल पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां धर्म, जाति, लिंग ये सब मायने ना रखें, एक हमारी कॉमन भावना मायने रखे। लेकिन वहां पहुंचने तक हमें बहुत समय लगेगा, और वहां पहुंचने तक हमको जरूरी है कि हम इस बात को एक्नॉलेज करें कि विभाजन हमारे देश में है। इस विभाजन को बढ़ाने के लिए नहीं, इस विभाजन को खत्म करने के लिए। अब आप एक चीज सोचिए, एक समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को बोला कि गांधी जी, मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड, डू दलित्स हैव अ होमलैंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। कोई ये नहीं बोलेगा आज कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हिंदुस्तान के प्रति प्रेम को भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको ये बोलना पड़ा कि आई हैव नो होमलैंड? क्यों? एक चीज को वो बता रहे थे कि जो आप देश बोलते हैं, अगर उस देश में हमारी जगह नहीं है तो फिर वो हमारा देश कैसे है? और अगर इसको हमारा देश बनाना है तो जो ये जाति के आधार पे जो शोषण होता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय भी होता था, आज भी होता है, उस शोषण को हमको खत्म करना पड़ेगा। जब हम ये सारे विभाजनों को समझने की कोशिश करते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब जाति की बात करी तो इसलिए बात नहीं करी कि जाति बची रहे, उन्होंने बात करी कि जाति का उन्मूलन हो, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट हो। तो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, एनाहिलेशन ऑफ पेट्रियार्की, एनाहिलेशन ऑफ कम्युनलिज्म, एनाहिलेशन ऑफ रीजनलिज्म, मतलब अभी आप जगह जगह जाएंगे तो लोग अलग अलग राज्यों से अपने आप को ज्यादा एसोसिएट करते हैं, फिर हिंदुस्तान से एसोसिएट करते हैं। ये सारे आधार जब खत्म होंगे, जब हम एक इक्वल सोसाइटी बनाएंगे, वो हमारा एस्पिरेशन है। तो इनजस्टिस कितने प्रकार के हैं और देश में किस किस्म की इनइक्वालिटी है, उस सब चीज़ों को जानने को मिला। तो हिंदुस्तान का एक सपना जो हमको टीवी ने दिखाया 90 के दशक में कि लिबरलाइजेशन हो गया था, टीवी घरों में आ गया था, केबल टीवी घरों में आ गया था, हिंदुस्तान क्रिकेट भी जीतने लगा था, हिंदुस्तान के लोग मिस वर्ल्ड भी जीतने लगे थे, और हिंदुस्तान एक बड़ा सुपर पावर के तौर पे उन्होंने पेश कर रहे थे। लेकिन एक और हिंदुस्तान की अंडरबेली है जहां बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालों पे आज भी संघर्ष कर रहे हैं, रोजमर्रा के संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का मेरा मतलब ये नहीं कि रैली वो कर रहे हैं। कॉलेज आने के लिए कुछ लोगों ने किस तरीके से, उनके घर वालों ने कितने सैक्रिफाइस करने को मिले, ये भी एक भारत है। किस तरीके से एक जिनको लोअर कास्ट बोला जाता है या जिनको अछूत बोला जाता है, दलित समुदाय के लोग किस लेवल पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गांव में, ये देश के बारे में जानने को मिला। और ये फिर समझ में आया कि देशभक्ति का पैमाना यही होगा और देश से प्रेम का पैमाना यही होगा, हिंदुस्तान से प्रेम का पैमाना यही होगा कि आप उस अंडर प्रिविलेज तबके के साथ खड़े हो। हमारे बहकाने में हम नहीं आएंगे। देश में आर्थिक मंदी है, उसके बावजूद एक फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, वो है झूठ बोलने की फैक्ट्री। क्योंकि उस फैक्ट्री के सीईओ नरेंद्र मोदी खुद हैं और वो झूठ फैला रहे हैं। बोल रहे हैं हमने कभी एनआरसी का जिक्र ही नहीं किया, सीए तो नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो जो मोटा भाई क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, क्या पहले सीए भी आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा, वो पूरा का पूरा बेनकाब हो गए हैं। ना नरेंद्र मोदी सच्चे हैं, ना अमित शाह सच्चे हैं, ये दोनों झूठे हैं। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम देश में डर फैला रहे हैं। हम देश में डर नहीं फैला रहे हैं, हम देश में डर को खत्म कर रहे हैं। ये आपको उम्मीद थी कि हम डरे हुए हैं और आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये आप अपने कान से, अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नौजवान, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सब एक हिंदुस्तानी बनकर आपका विरोध करेंगे। एक चीज और देखिए,
हम बोल रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये सरकार हमसे 5 साल से बोल रही है कि वो कागज नहीं दिखाएंगे। सरकार एक नया कानून लेकर आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब सरकार को कहां से चंदा मिल रहा है, अगर कोई नागरिक सरकार से जानना चाहे तो नागरिक को जानने का कोई अधिकार नहीं है। फॉरेन फंडिंग को कंप्लीटली नागरिकों से बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अगर सरकार से पूछा जाए कि 27,000 करोड़ रुपए जो तुमने 2019 के लोकसभा चुनाव में खर्च किए थे बीजेपी ने, वो चंदा किसने दिया था, तो वो जानने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा। सरकार ने सूचना कानून आरटीआई में बदलाव कर दिया है कि अगर हम पूछना चाहें कि जो हमारे विकास के लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा आपके मंत्रियों ने खा लिया, तो वो हमको जानने का अधिकार नहीं है। सरकार आरटीआई, वो सूचना कानून जो देश की मेहनत का जनता के पास सबसे बड़ा हथियार था, वो उनसे छीन लिया है। सरकार अब कागज दिखा के नहीं बताएगी कि उसने कितना पैसा खा लिया और कितना खर्च किया। मतलब उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मतलब भगत सिंह ने बोला था भूरे अंग्रेज, इनके बारे में ही बोला था शायद। साथियों, अगर साफ शब्दों में मैं बोलूं तो इस बात का भी कोई शर्म नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हम लोग कुछ दिन जेल में बंद थे। आज क्रिमिनल्स तो वो है जो पावर में है, जेल में तो वो है जो उस पावर का विरोध कर रहे हैं। जेल में आप अगर थोड़ा डेमोग्राफी देखें तो आपको जेलों के अंदर की जो तादाद है वो दिख जाएगा। अगर आप मारुति के मजदूर हैं जो अपने यूनियन की बात कर रहे हैं तो आपको जेल की अगर आप छत्तीसगढ़ या झारखंड के आदिवासी हैं जो अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। अगर आप दलित हैं जो रणवीर सेना के खिलाफ लड़े हैं तो आपको जेलों में भर दिया जाएगा। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी खता यही है कि आप मुसलमान, आपको जेलों में भर तो लोग जो इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट, डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, उनको भी जेलों में भर दिया जाएगा, हमको भी जेलों में भर दिया गया। कुछ दिन